जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजीह एलएलबी से एंड यू वाचिंग अलविल एसोसिएट्स। एलएलबी पार्ट सेकंड है, ह्यूमन राइट्स लॉ हम पढ़ रहे हैं और ह्यूमन राइट्स लॉ में आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के मतलब टॉपिक क्वेश्चन नंबर 6 का जो टॉपिक है इसमें से हम 3 क्वेश्चंस बनाएंगे मेनली। आज हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, टॉपिक नंबर 6 से रिलेटेड, और इसमें हमने देखना है कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, इंश्योर करता है, मेक श्योर करता है। ठीक है, वैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो आप जो है वो अब तक पीछे पढ़ के आए हैं वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा कि ह्यूमन राइट्स लॉ बेसिकली है क्या, ह्यूमन राइट्स से क्या मुराद है। देन आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट जो ह्यूमन राइट्स हैं उन पे किस तरह से वर्किंग की, कौन कौन से इंटरनेशनल चार्टर्स इसमें आए, यूडीएचआर, आईसीसीआर, आईसीसीपीआर, आईसीईएससीआर पढ़ा आपने। ठीक है, देन कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ वुमेन, ये आपने चार्टर एक पढ़ा। ठीक है, जिसमें औरतों के अगेंस्ट जितनी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन थी उसको खत्म करने की बात की जा रही थी। देन राइट्स ऑफ द मिनोरिटीज आपने पढ़े। देन यूएन का रोल क्या है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स में और इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स में, वो भी आपने पढ़ लिया। अब हमारे पास आपके ह्यूमन राइट्स लॉ का आखिरी कह लें कि पार्ट है, आखिरी आखिरी जो टॉपिक है, और इस पोर्शन में जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो पाकिस्तान के हवाले से फंडामेंटल राइट्स को देखना है। तो जब ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने फंडामेंटल राइट्स को देख लिया तो आखिरी चैप्टर आपका पाकिस्तान के हवाले से है, जिसमें 3 चीज़ें हमने पढ़नी है। सबसे पहला क्वेश्चन आज का होगा कि जिसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से जो है वो अवेलेबल हैं और किस तरह से अवेलेबल हैं, कहाँ पे अवेलेबल हैं, कौन सा लॉ जो है इसको डील करता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये होगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं ये आपको नहीं दिए जाते, इनकी इन्फ्रिंजमेंट होती है, इनकी वायलेशंस की जाती हैं, तो उसके अगेंस्ट आपके पास कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है, आप किसका जो है वो जाके दरवाजा नॉक कर सकते हैं, किसको जाके जो है वो पीट सकते हैं कि मुझे मेरे राइट्स दो, मेरा हक है तेरा, मतलब किसको कहेंगे ये जाके। उसमें आपके पास 2 तरह की जो है वो रेमेडीज होंगी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। वो अलग अलग 2 क्वेश्चंस बनेंगे। एक क्वेश्चन बनेगा आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 पे, जिसमें हमने हाई कोर्ट के अंडर अवेलेबल जो रेमेडीज हैं वो पढ़ेंगे, और एक जो है वो आपका आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 पे नोट बनेगा, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट में जो रेमेडीज आपको अवेलेबल है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है कि जो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते आए हैं थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू आउट द सब्जेक्ट, उसमें उनको पाकिस्तान किस तरह से देखता है, पाकिस्तान ने उन फंडामेंटल राइट्स को कहाँ पे जगह दी हुई है। ये आज का क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है जी, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट पे जो है वो नोट लिखें एज अ फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स के तौर पे। तो इसमें जो है वो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम। कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 guarantees the fundamental rights to all the citizens, ensuring freedom, equality and justice। तो मतलब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, ये तमाम तर सिटीजन्स को राइट्स प्रोवाइड करता है, चाहे वो सिख हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब जो है वो सबको आज़ादी हासिल है। आज़ादी कौन सी? आज़ादी रिलीजन की, आज़ादी मूव करने की ऑल ओवर द कंट्री, इक्वालिटी, सब जो है वो लॉ में बराबर हैं, गोया चाहे वो सिख हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं। एंड जस्टिस, और इंसाफ जो है वो हर सिटीजन को जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये आपका आइन कह रहा है। दीज राइट्स protect individuals from discrimination and provide basic freedoms like speech, religion, education and movement। तो आपकी ये जो राइट्स हैं ये तमाम तर जो इंडिविजुअल्स हैं, तमाम तर जो सिटीजन्स हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन से जो है वो बचाते हैं कि किसी के साथ जो है वो कोई तफरीक ना हो, और उसके बदले में आपको राइट टू स्पीच मिलता है कि आप चाहें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट जो है वो बोल सकते हैं। राइट टू रिलीजन है कि आप सिख हैं सिख रहे, हिंदू हैं हिंदू रहे, मुसलमान है मुसलमान रहे, ईसाई हैं ईसाई रहे, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। राइट टू एजुकेशन, आपको राइट टू एजुकेशन हासिल है, और गवर्नमेंट ऐसे हालात सर्कमस्टांसिस पैदा करेगी जिनमें तमाम तर जो सिटीजन हैं, इंडिविजुअल हैं, वो आसानी के साथ एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकें।
अच्छा जी, द गवर्नमेंट मस्ट रिस्पेक्ट एंड अपहोल्ड दीज राइट्स। गवर्नमेंट को जो है वो इन राइट्स की रिस्पेक्ट भी करना है और इन राइट्स को जो है वो अपहोल्ड भी रखना है इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, अलोइंग पीपल टू लिव विद डिग्निटी एंड फेयरनेस। कहता सम इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड द राइट टू लाइफ, यानी कुछ अहम जो राइट्स आपके पास अवेलेबल हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, उनमें आपके पास राइट टू लाइफ आता है, देन फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, देन इक्वालिटी बिफोर द लॉ आता है कि तमाम तर लोग जो हैं सिटीजन जो है वो लॉ के अंडर जो है वो बराबर हैं, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन, और किसी को भी जो है वो अनलॉफुली डिटेन नहीं किया जाएगा, किसी को भी जो है वो अनलॉफुली हफ्से बेजा में नहीं रखा जाएगा। These rights help create a just and democratic society where everyone is treated fairly under the law। तो मतलब ये हो गया इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पाकिस्तान का 1973 का, वो तमाम तर सिटीजन्स को इक्वल ट्रीट करता है, तमाम तर सिटीजन्स को राइट टू रिलीजन देता है, तमाम तर सिटीजन्स को राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तमाम तर सिटीजन्स को राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड करता है, और इस तरह के और बहुत सारे राइट्स हो गए, अभी हम आगे पढ़ेंगे। रेलिवेंट प्रोविजंस की बात करें कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि डील करते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट क्या है अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी? सिंपल सा मीनिंग है, कहता है अ राइट डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल और फंडामेंटल लॉ। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेशन कहते हैं। तो आपका ऐसा राइट जिस राइट को आप अपने फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल लॉ से डिराइव कर रहे हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव कर रहे हैं, वो वाला राइट आपका फंडामेंटल राइट कहलाएगा। डेफिनेशन की अगर बात करें तो एवी डाइसे कहता है फंडामेंटल राइट्स इंश्योर्स दैट द लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल द इंडिविजुअल्स, के लॉ जो है वो तमाम तरह इंडिविजुअल्स पे इक्वली अप्लाई होता है, एंड प्रिवेंट्स आर्बिट्रेरी एक्शंस बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को रोकता है कि आर्बिट्रेरी एक्शंस नहीं लेने हैं, मतलब विदाउट एनी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ किसी की जान नहीं लेनी है, विदाउट एनी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ किसी को जो है वो कैद नहीं करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इंट्रोडक्शन हो गया। रेलिवेंट प्रोविजंस हमने देख लिया आर्टिकल 8 टू आर्टिकल 28। मीनिंग हमने देख लिया कि ऐसा राइट जिसको आप अपने फंडामेंटल लॉ से डिराइव कर रहे हैं, और फंडामेंटल लॉ कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब इन शॉर्ट ऐसा लॉ या ऐसा राइट जिसको आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव कर रहे हैं, सच राइट इज नॉन एज फंडामेंटल राइट। डेफिनेशन हमने पढ़ ली। ओरिजिन की अगर बात करें कि ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है, कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स की तारीख क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आप इसको ट्रेस बैक कर सकते हैं? तो पाकिस्तान का जो आइन बनता है 1973 का, ये पहला स्टेप नहीं था टुवर्ड्स द रिकॉग्निशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब ये वो पहला आइन नहीं था कि जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, बल्कि आपका जो आइन है 1973 का, ये बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद बना था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, पाक स्टडी पढ़ चुके हैं और थोड़ा बहुत याद है तो ठीक है, अगर नहीं भी याद तो मैं याद करवाता हूँ कि 1947 में पाकिस्तान बनता है, और किस नारे के ऊपर बनता है? कायदे आजम क्या कहते हैं? कायदे आजम कहते हैं जी, चाहे जो है वो आप मुसलमान होंगे, सिख होंगे, हिंदू होंगे, ईसाई होंगे, पंजाबी, सिंधी, बलोची, अल्लामा इकबाल ने कहा था, कोई भी हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, हम सब जो है वो पाकिस्तानी होंगे, और बीइंग पाकिस्तानी हर किसी को उसका राइट दिया जाएगा, जिसमें कायदे आजम ने माइनॉरिटीज के राइट्स पे बार बार जो है वो बात की गई। तो सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स की बात किसने की? कायदे आजम ने की, पाकिस्तान को बनाते हुए। पाकिस्तान बन गया 1947 में, लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास अडोप्ट करने के लिए कोई भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप नहीं था। तो हमने क्या किया कि मांगे तांगे की चीजें जो है वो अडोप्ट की, यानी इंडियन एक्ट 1935 जो कि वहां के लिए बनाया गया था, उसी को हमने इंटरम आइन के तौर पे एक्सेप्ट करके जो है वो मुल्क का निज़ाम जो है वो चलाना शुरू कर दिया। लेकिन नया आइन तो बनाना था, उसके लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक पास किया गया 1949 में, 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद मकासद के नाम से आया। तो उसके अंदर जो है वो मुस्तकबिल का जो भी आइन बनेगा उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स तय किए गए कि जो भी आइन बनेगा उसमें ये चीज़ें हम ऐड करेंगे। वो चीज़ें कौन सी थी? हाकमियत अल्लाह ताला की होगी,
फंडामेंटल राइट सबको दिए जाएंगे। तो मतलब वो पहला डॉक्यूमेंट था पाकिस्तान बनने के बाद जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। और वो डॉक्यूमेंट्स कौन था, सॉरी वो डॉक्यूमेंट कौन सा था, 1949 का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी फंडामेंटल राइट की बात की गई। देन 1956 का पहला आईना आपके मुल्क के अंदर अडॉप्ट किया गया, उसके अंदर भी फंडामेंटल राइट की बात की गई। देन 1956 का आईना आपका जो है 2 साल बाद एब्रोगेट हो गया और 1962 में एक नया आइन बना। तो जो 1962 में नया आइन बना उसके अंदर भी फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। 1962 का आइन जब खत्म हुआ तो 1970 के अंदर मुल्क के अंदर एक इलेक्शन होता है जिसके अंदर भुट्टो जो है वो जीतता है, और भुट्टो जीतने के बाद 1972 में एक और नया इंटरम आइन देता है, उसके अंदर भी फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। तो जब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन क्या है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को डिस्कस नहीं करेंगे, आप बताएंगे कि 1949 का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, 1956 का पहला आइन, 1962 का सेकंड आइन, 1973 का इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब में जो है वो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास इस्लामिक टीचिंग्स भी हैं, आपके पास कायद का जो है फरमान भी है, आपके पास यूनाइटेड नेशन भी है और फिर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले इस्लामिक टीचिंग्स कि आप किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, कुरान पे और सुन्ना पे। तो कुरान पाक के अंदर भी फंडामेंटल राइट्स को फोकियत दी गई है और सुन्ना के अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्तन फवक्तन आपको जो है वो फंडामेंटल राइट्स की तलकीन की है। गुलामों के हकूक बताए हैं, बेवाओं के हकूक बताए हैं, औलाद के हकूक बताए हैं, मर्द और औरत के हकूक बताए हैं, ठीक है, औरतों के हकूक बताए हैं, वालिदैन के, हर तरह के हकूक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। तो बेसिकली आप जो है वो ओरिजिन वहां से स्टार्ट करते हैं। देन कायदे आजम का फरमान है जो मैं आगे भी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद जो है वो यूनाइटेड नेशन एंड ह्यूमन राइट्स हैं जिसमें यूडीएचआर, आईसीसीपीआर, आईसीएसआर है, उन सबको आपने रेटिफाई किया हुआ है। सो दैट्स वाई वो भी वहां से भी आप ओरिजिन करते हैं। और लास्ट पे आपके पास प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन हैं जिसमें मैंने बताया कि 1956 का है, 1962 का है, इसमें आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 भी ऐड कर लें और 1972 का इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐड कर लें। तो ये सारे बेसिस हैं फंडामेंटल राइट्स की पाकिस्तान के अंदर। अब सारे के सारे वो फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। कहता है फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का 1973 का, वो आपको कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 9 जो है वो कहता है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, every person has the right to life and personal freedom. No one can be arrested, detained, or killed without a legal reason. This article ensures the protection of individuals from unlawful actions by the state or others. तो आर्टिकल 9 कहता है कि चाहे गवर्नमेंट है, चाहे कोई और ए बी सी कोई भी बंदा है, गवर्नमेंट और ए बी सी ये किसी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के बिना डी को नहीं मार सकते, डी को जो है वो कैद नहीं कर सकते। ना गवर्नमेंट डी को जो है वो कैद कर सकती है और जो है वो मार सकती है विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ना ही कोई ए बी सी में से कोई बंदा जो है वो डी को ना कैद कर सकता है ना जान से मार सकता है, जब तक उसके पास कोई लीगल जो है वो वजह नहीं होगी ये काम करने की। तो ये सिक्योरिटी ऑफ पर्सन मतलब इंसान की जो सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करता है आपका आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 कहता है सेफ गार्ड इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 10 कहता है कि आल दो किसी बंदे के अगेंस्ट गवर्नमेंट के पास कोई मटेरियल है भी, तो उसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट उसको पकड़े और जो है वो जेल में डाले और जेल में डाल के भूल जाए, 27 साल जो है वो जेल में रखे और बाद में उनको याद आएगा बंदा जेल में डाला है तो बाद में उसको निकाल कर जो है वो तो कुछ किया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं मिसाल देने के लिए आपको समझा रहा हूँ। आर्टिकल 10 कहता है कि अगर पुलिस ने कोई बंदा पकड़ा भी है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपने मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। आप ताल्लुक रखते हैं हरबंसपुरा से, मेरा ताल्लुक है हरबंसपुरा से लाहौर में, तो मेरे नियर बाय जिसको अगर पकड़ा है तो उसको विद इन 24 आवर्स हरबंसपुरा का नियर बाय जो भी मजिस्ट्रेट है जो कि हरबंसपुरा पुलिस स्टेशन को लगता है, मजिस्ट्रेट जो डील करता है, उसके सामने विद इन 24 आवर पेश करना है। आप जो है वो बागबानपुरा से हैं लाहौर में, आप जो है वो शालामार से हैं, आप जो है वो कैंट से हैं, आप मॉडल टाउन से हैं, आप जो है वो डीएचए से हैं, जहां से भी हैं उस जगह से अगर किसी ने भी
किसी पुलिस एहलकार ने या किसी भी सिक्योरिटी ऑफिसर ने आपको जो है वो अरेस्ट किया है, तो कानून ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस रेलिवेंट पुलिस स्टेशन का जो भी मैजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना है और बताना है कि क्यों अरेस्ट किया है। ये आर्टिकल 10 कहता है इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड दे मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन एंड ब्राउट बिफोर अ कोर्ट विद इन 24 आवर्स। कि मतलब पहले तो रीजंस बताएंगे कि क्यों अरेस्ट किया है, और रीजंस बताने के बाद विद इन 24 आवर्स जो है वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। दे कैन नॉट बी डिटेन्ड विदाउट लीगल कॉज। कोई भी लीगल कॉज अगर नहीं है तो उनको जो है वो आप डिटेन नहीं कर सकते हैं किसी भी बंदे को। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने जो है बंदा पकड़ लिया 5 दिन जो है वो पकड़े हुए है, किसी के सामने पेश नहीं किया, नहीं। अगर पुलिस पेश नहीं करती है तो आप हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल कर सकते हैं। वो अंडर आर्टिकल 199 जो मैंने आगे शुरू करने से पहले बताया उसमें पढ़ाऊंगा जाके हैबियस कॉर्पस क्या होती है। तो इंश्योरिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन, तो मतलब आर्टिकल 10 आपको अनलॉफुल डिटेंशन से बचाता है कि अगर किसी ने आपको अरेस्ट कर भी लिया है तो विद इन 24 आवर्स आपको उसको पेश करना होगा मैजिस्ट्रेट के सामने, और वहां पर जाकर वजह बतानी होगी कि क्यों अरेस्ट किया है। आर्टिकल 10A क्या कहता है? 10 के बाद 10A है राइट ऑफ फेयर ट्रायल। अब पकड़ लिया है, पकड़ने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी कर दिया है, तो क्या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद जो है फिर भूल जाना है कि ठीक है अब 24 साल ट्रायल चलता रहा इसका, तो 24 सालों के अंदर उसकी जो बेटी जवान हो गई है उसकी शादी कौन करेगा? 24 सालों के अंदर उसकी जो बीवी बीवी जो है वो बूढ़ी हो गई है उसका क्या कौन ख्याल रखेगा? 24 सालों के अंदर उसका जो घर जो है वो खस्ता हाल हो गया है उसको कौन मेंटेन करेगा? 24 साल के अंदर उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका कौन ख्याल रखेगा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे आपने अरेस्ट कर लिया, ड्यू कोर्स भी बता दिया कि क्यों अरेस्ट किया, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश भी कर दिया, देन उसका ट्रायल चलना है ना, तो ट्रायल फेयर होना चाहिए। फेयर ट्रायल का मतलब क्या है कि उसको मौका दिया जाएगा कि अपने अगेंस्ट उसके पास कोई भी अगर गवाही मौजूद है तो वो गवाही दे जिससे वो इनोसेंट प्रूव हो सके। उसका ट्रायल एज सून एज पॉसिबल कंडक्ट किया जाए ताकि अगर वो इनोसेंट है तो एज सून एज पॉसिबल वो जेल के चक्रों से बाहर हो। ये सारा फेयर ट्रायल में आएगा। ये राइट आपको कौन देता है? आर्टिकल 10A देता है। कहता है जी एवरी सिटीजन हैज द राइट टू अ फेयर एंड पब्लिक ट्रायल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इंश्योरिंग जस्टिस इज गिवन इम्पार्शली। ठीक है, तो ये जो आपको जो है वो पुलिस पकड़ लेती है और उसके बाद जो है तरीक पे तरीक मुलजिम की, और दूसरी साइड से वो गवाही नहीं आती है और बंदा जो है वो जेल में है, तो आर्टिकल 10A इंश्योर करता है कि जो है वो फेयर ट्रायल होगा। ये कॉल है एक जो कि बंद हो गई है भी टेलीफोनिक रहने कंपनी रिलेटेड ना कुछ हो, लेकिन चले देख लेते हैं। देन हमारे पास है प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, आर्टिकल 11 आपको कहता है कि मुल्क के अंदर किसी भी तरह की आप जो है वो गुलामी नहीं किसी से करवा सकते, किसी को मार के पीट के उससे लेबर नहीं करवा सकते, मजदूरी नहीं करवा सकते। कहता स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर आर स्ट्रिक्टली बैन्ड इन पाकिस्तान। नो वन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क अगेंस्ट देयर विल एक्सेप्ट फॉर द पनिशमेंट अंडर लॉ और नेशनल सर्विसेज। तो अगर आप नहीं चाहते काम करना तो कोई आपसे मार पीट के काम नहीं करवा सकता, और अगर आप नहीं चाहते कि आप किसी की गुलामी करें तो वो मार पीट के आपको गुलामी नहीं करवा सकता। और हाँ, आर्म्ड फोर्सेस में हो तो वहां पे आपको जो है वो डंडे मारे जा सकते हैं ट्रेनिंग पर्पज के लिए एक्सेट्रा, अदरवाइज देन आपको जो है फोर्स्ड लेबर नहीं करवाई जा सकती। आर्टिकल 12 कैसा जी? प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्या होती है कि आज टुडे इज 13th ऑफ मार्च, ओके, टुडे इज 13th ऑफ मार्च, और आज एक लॉ पास हो जाता है कि कोई भी बंदा आज के बाद अगर डनिल सिगरेट पीता है तो उसको जो है वो इतने कोड़े मारे जाएंगे, इतनी जेल, मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी बात समझ आ जाए आपके भेजे में पड़ जाए, तो उसको जो है वो इतनी सजा दी गई। ठीक है, ये आज लॉ बना है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन आज से होगी ऑनवर्ड्स। ऐसा नहीं है कि कल आपने डनिल पिया था तो उसके बदले में आपको जो है वो जेल में डाल दिया है, तो कल पीता सी ना चल तो आ जा, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट है कि मतलब जो काम जिस वक़्त आपने वो अमल किया अगर उस वक़्त उसकी सज़ा नहीं थी ना, तो जब वो सज़ा याफ़्ता अमल बन गया तब उसको उसकी सज़ा आपको नहीं दी जा सकती है प्रीवियस एक्ट पे। हाँ, जब वो सज़ा याफ़्ता करार दे दिया गया है कि आज के बाद जो है इस जुर्म की ये सज़ा है, तो उसके बाद अगर आप करेंगे तो सज़ा मिलेगी। हाँ, उससे पहले आपने किया था तो उसकी सज़ा आपको नहीं दी जा सकती।
नो वन कैन बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट कंसीडर्ड अ क्राइम व्हेन इट वाज कमिटेड। तो मतलब जब आपने डन हिल पिया था उस टाइम पे डन हिल पीना क्राइम नहीं था, तो आज अगर डन हिल पीना क्राइम है तो आज के बाद आपको सजा दी जाएगी, आज से पहले आपको सजा नहीं दी जा सकती। देन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहता है कि एक जुर्म के बदले में आपको 2 दफा सजा नहीं दी जा सकती। अगर एक जुर्म के बदले में एक दफा आप सजा काट चुके हैं तो दैट्स इनफ। अगेन आपको उसी जुर्म में जो है वो चार्ज नहीं किया जा सकता है, अगेन आपको उसी जुर्म की सजा नहीं दी जा सकती। एक तो ये है, और साथ ही साथ ये है कि अगर आपके खिलाफ आप कोर्ट के अंदर खड़े हैं और आपको कोई ऐसी बात पूछी जाती है कि जिसका जवाब देने से आप गिल्टी प्रूव हो जाएंगे, आप गुनाहगार साबित हो जाएंगे, तो अगर आप उस बात पे खामोशी इख्तियार करना चाहते हैं तो ये आपका राइट है, आप खामोशी इख्तियार कर सकते हैं। नो वन कैन बी कैन फोर्स यू। ठीक है, कहते हैं जी अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। पहला पार्ट तो ये हो गया कि मतलब एक ही जुर्म में 2 दफा सजा आपको नहीं हो सकती है। और फोर्स टू टेस्टिफाई अगेंस्ट देमसेल्व्स, और अपने ही खिलाफ गवाही देने पे मजबूर नहीं किया जा सकता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, अदालत के अंदर। दिस इंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द ट्रायल। तो मतलब ये था आर्टिकल 30। इसी तरह आर्टिकल 14 है जो कि इन इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन की बात करता है कि एवरी इंडिविजुअल्स ऑनर, डिग्निटी एंड प्राइवेसी मस्ट बी रिस्पेक्टेड। हर किसी की जो डिग्निटी है, प्राइवेसी है, उसको मेंटेन रखा जाएगा। नो वन कैन बी टॉर्चर्ड, किसी को आप टॉर्चर नहीं करेंगे, ह्यूमिलेट नहीं करेंगे, और जो है अनफेयर ट्रीटमेंट किसी के साथ नहीं करेंगे। आर्टिकल 15 कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप पाकिस्तान के सिटीजन हैं, आप जो है वो मालम जबा जाना चाहते हैं, आप लाहौर के रहायशी हैं, आप मालम जबा जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना, आप जा सकते हैं। आप मरी जाना चाहते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा है, जा सकते हैं। आप कश्मीर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा है, जा सकते हैं। आप जो है वो नारायण का जाना चाहते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा है, जा सकते हैं। लेकिन सर्टन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपकी ये फ्रीडम जो है उसको रोका भी जा सकता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को आपकी सस्पेंड भी किया जा सकता है। वो क्या है? कोविड-19 की मिसाल ले लें। कोविड-19 था और हर जगह आपको पता लॉकडाउन था। लॉकडाउन लगा हुआ है ताकि आपकी जान बचाई जा सके, लोगों की जान बचाई जा सके। आप उस दौरान कहते हैं, नया नया आपने लॉ पढ़ा है और आप आर्टिकल 15 हाथ में लेते हैं और नारायण कगान के लिए निकल जाते हैं। हाईवे पे आपको 4 लोगों को रोक लिया जाता है कि हाँ भाई किधर, तो आप कहते हैं जी ये देखें आर्टिकल 15, ये हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट देता है, हम जिधर मर्जी जाए, हमारी मर्जी। तो फिर आपको चपेड़ें पड़ेंगी और आपको बताया जाएगा कि आपका ये राइट नाउ एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। क्यों? मुल्क के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन है, लॉकडाउन लगा हुआ है, आपकी जान को भी खतरा है। आप तो 4 मरेंगे मरेंगे, आप और 16 को मारेंगे जिनके साथ ही आप इंटरेक्शन करेंगे कोविड की वजह से। तो मतलब सर्टन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपकी इस फ्रीडम को सस्पेंड भी किया जा सकता है, अदरवाइज आपके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है कि आप जहाँ चाहें जाएं। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू मूव फ्रीली विद इन द पाकिस्तान एंड लिव एनीवेयर इन द कंट्री। देयर कैन ओनली बी लीगल रिस्ट्रिक्शंस। जैसे मैंने बताया कि कोविड है वो लीगल रिस्ट्रिक्शन है कि आप मूव नहीं कर सकते, इम्पोज अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, जो कि स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर इम्पोज की जा सकती हैं। आर्टिकल 16 है फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या है कि आपका कॉलेज फीस ज्यादा चार्ज कर रहा है आपसे। अभी एक बच्चे ने मुझे को 70 को मैसेज किए थे, वो पता नहीं कोई ट्रेंड चल रहा है किसी टीचर के खिलाफ या वट एवर, कोई ज्यादती की है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चों के साथ फी के मामले ही वट एवर थिंग इज। तो मुझे बच्चे ने शायद सेंड किया था कि आप अपने ग्रुप में सेंड करें, तो मैं तो आपको पता है ऐसी एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं बनता हूँ। तो एनी हाउ मिसाल देने की नीयत से कह रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ असेंबली, अगर बच्चे चाहते हैं कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट वो असेंबल हों और कोई प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं अपना, तो पीसफुली वो ये काम कर सकते हैं, कॉलेज के बाहर खड़े हों और ऊ के साथ रिकॉर्ड जो है वो एहतजाज के बाद, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। ठीक है, तो आपने डंडे सोटे नहीं चलाने हैं, कॉलेज के दरवाजे नहीं तोड़ने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को गालियां नहीं निकालनी है। तो पीसफुल मैनर्स में अगर आप असेंबल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, ये आपका राइट है अंडर आर्टिकल 16। लेकिन अगर डंडा सोटा चलाएंगे तो आप सारे अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये एहतियात बरतनी है आपने। कहता है सिटीजंस हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली इन पब्लिक फॉर मीटिंग्स, प्रोटेस्ट और डिस्कशन। आप मीटिंग करना चाहते हैं कि भाई रमजान आ गया है तो ये काम करना है, ये करना, मीटिंग करनी है, इकट्ठे हो सकते हैं पीसफुल मैनर में। कोई एहतजाज करना चाहते हैं जैसे अभी मैंने बताया, पीसफुल मैनर्स में कर सकते हैं।
और कोई डिस्कशंस करनी है पीसफुल मैनर्स में इकट्ठे होकर कर सकते हैं। द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज दैट द असेंबली मस्ट नॉट डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर। तो पब्लिक ऑर्डर को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन वही अगर आप डंडे सोटे लेके आ जाएंगे ऑब्वियसली पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर आपको जो है वो जेल में डाल दिया जाएगा। आर्टिकल 17 कहता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। आप एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं, अदर ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। आर्टिकल 17(2) कहता है पॉलिटिकल फ्रीडम कि आप जो है वो किसी भी पार्टी को वोट करना चाहें कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहें बना सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करना चाहें कर सकते हैं। ये आर्टिकल 17(2) आपको राइट देता है। आर्टिकल 18 कहता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप जिस तरह की ट्रेड करना चाहें कर सकते हैं, जिस तरह की नहीं। अगर आप कहें जी मैं अब स्मगलिंग करनी है तो इजाजत नहीं है, डंडे मारे जाएंगे, आपको जेल हो जाएगी। आप कहें जी मैं जिस तरह का बिजनेस चाहूँ करूँ, मुझे आर्टिकल 18 राइट देता है। नहीं, हीरोइन का कारोबार आप नहीं कर सकते, चर्च का कारोबार नहीं कर सकते, फीम का कारोबार नहीं कर सकते। बिजनेस कर सकते हैं, आर्टिकल 18 आपको राइट देता है कि आप बिजनेस करें, लेकिन आप कोई लीगल बिजनेस कर सकते हैं जिसकी कानून आपको इजाजत देता है। चर्च, हीरोइन, भंग का बिजनेस नहीं किया जा सकता है। प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन जो आप इख्तियार कर सकते हैं जो कि लॉफुल प्रोफेशन होगा, लीगली जो है वो रिकॉग्नाइज होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो ऐसा प्रोफेशन चूज कर लें जिससे मुल्क के नुकसान है और व्हाटएवर द थिंग इज। तो कहता है एवरी पर्सन हैज द राइट टू एस्टैब्लिश, रन एंड मैनेज देयर बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ चॉइस विदाउट अननेसेसरी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, इंश्योरिंग इकोनॉमिक फ्रीडम एटसेट्रा। आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है कि आप गवर्नमेंट के फैसले जो हैं और डिसीजंस जो हैं उनके अगेंस्ट कोई जो है वो बोलना चाहते हैं तो आपको राइट है कि आप अपनी ओपिनियन शो कर सकते हैं। एवरीवन हैज द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली, हाउएवर दिस फ्रीडम इज लिमिटेड बाय लॉज रिलेटिंग टू द नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड डेफर्मेशन। आर्टिकल 20 कहता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सॉरी 19A कहता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी पब्लिक जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे पटवारी का रिकॉर्ड है, ये आपका राइट है कि वो इंफॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड की जाए। देन आर्टिकल 20 है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप सिख हैं सिख रहे हैं, हिंदू हैं हिंदू रहे, ईसाई हैं ईसाई रहे, मुसलमान है मुसलमान रहे, नो मन कैन बी फोर्स कि यार तुम जो है वो मुसलमान हो रहे हो, ये कर लो वो कर लो। आर्टिकल 20 कहता है कि आप सिटीजन पाकिस्तान है, जिस मजहब से चाहे आप रिलेट हो, आपका अपना राइट है। सेफगार्ड अगेंस्ट रिलीजियस टैक्सेस, आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन कैन बी फोर्स टू पे टैक्सेस टू सपोर्ट अ रिलीजन दे डू नॉट फॉलो। आप जो है वो इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, तो इस्लाम से रिलेटेड जो टैक्सेस हैं उनके लिए आपको, यानी ईसाइयों को नहीं कहा जा सकता है कि भैया आप 2.5% ज़कात दें, नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्यों वो इस्लाम को अडॉप्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट सेफगार्ड जो है वो आर्टिकल 21 देता है आपको। आर्टिकल 22 है, अच्छा, आर्टिकल 22 है सेफगार्ड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। नो स्टूडेंट कैन बी फोर्स टू स्टडी। आप पार्ट 1 में इस्लामियात का सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, तो जो मुसलमान हैं वो इस्लामियात का देते हैं, जो ईसाई हैं उनके पास चॉइस है कि वो एथिक्स के लिए रहें। ठीक है, तो किसी को फोर्स नहीं किया जाता, चपेड़े नहीं मारी जाती कि नहीं वो तो इस्लामियात ही पढ़, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आर्टिकल 22 जो है वो सेफगार्ड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 23 जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्वायर प्रॉपर्टी है कि आप पाकिस्तान में जिस कोने में भी प्रॉपर्टी जो है वो परचेज करना चाहें कर सकते हैं, आपके प्रॉपर्टी राइट्स को जो है वो सिक्योर किया रहेगा। 24 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, नो पर्सन प्रॉपर्टी कैन बी टेकन अवे विदाउट अ लीगल रीजन एंड प्रॉपर कंपनसेशन। किसी भी बंदे की जो प्रॉपर्टी है उसको विदाउट लीगल रीजन आप स्नैच नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो बंदा 50 लाख किसी का लेके खा गया तो फिर उसकी प्रॉपर्टी को आप अटैच करके सेल करके उसके पैसे जो है वो उसको देंगे जिसके 50 लाख वो खा गया। आर्टिकल 25 है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन। मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, व्हाटएवर, क्या उसका मजहब है, क्या उसकी रेस है, क्या उसकी नस्ल है, रेस मतलब नस्ल, क्या उसकी कास्ट है, क्या उसकी क्रीड है, क्या उसका कलर है, रंग जात, नस्ल, हर चीज के फर्क के बिना सबको देखा जाएगा। तमाम तर सिटीजन जो है कानून में बराबर होंगे। आर्टिकल 25 ये कहता है। 25 ये कहता है राइट ऑफ एजुकेशन, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 5 एंड 16 ईयर्स। तो 5 से लेके 16 साल का जो बच्चा है उसको फ्री एजुकेशन देने की पाबंद है गवर्नमेंट आपकी, इंश्योरिंग एक्सेस टू द बेसिक एजुकेशन। आर्टिकल 26 है राइट टू एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस है, आप चिड़ियाघर जाना चाहें जा सकते हैं, आप जो है शालामार बाग जाना चाहें जा सकते हैं, तो ये आपके बेसिक जो है वो राइट्स हैं। देन राइट टू जॉब है आर्टिकल 27 में कि आप पाकिस्तान के अंदर जो भी जॉब करना चाहें अगर आप उसके लिए अहल हैं तो कर सकते हैं। आर्टिकल 28 लास्ट पे है राइट टू लैंग्वेज एंड कल्चर है, पीपल हैव द राइट टू प्रिजर्व
एंड प्रमोट देयर लैंग्वेज कल्चर एंड ट्रेडिशन विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट। इसके बाद है कैन फंडामेंटल राइट्स बी सस्पेंडेड, क्या फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं? यस, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है अगर आपके मुल्क के अंदर जो है वो एमरजेंसी सिचुएशन जो है वो बन जाए, तो उसको मीट आउट करने के लिए, जैसे कोविड-19 की मैंने मिसाल दी, तो उस दौरान आपके ये वाले फंडामेंटल राइट्स सारे के सारे सस्पेंड किए जा सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ऑर्डिनरी राइट्स हैं, दो से तीन पॉइंट्स में फ़र्क है, और देन जो है कंक्लूजन है तो समझ आई होगी, बड़ा आसान सा करके बनाने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।